दोस्तों आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में आज हम मात्रक से जुड़े हुए सवालों को देखेंगे कि मात्रक से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे इन मात्रकों को आसानी से बिना बहुत बोझ दिमाग पे बोझ दिए हुए याद कर लेना है, समझ लेना है। देखिए हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स या भौतिकी। तो भौतिकी में आपको दो बातें जाननी है, एक राशि और भौतिक राशि। तो राशि का मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का गुण, किसी भी वस्तु का गुण, वह सब कुछ राशि होगा जो किसी वस्तु का गुण बताए और वो गुण जो है वो आंकिक मान हो। गुण कैसा हो? आंकिक मान हो, मतलब उसको हम मानों में, संख्यात्मक मान में दर्शा सके, वो राशि होगा। तो वो राशि क्या दर्शाएगा? उसका गुण दर्शाएगा। अब भौतिक राशि क्या होगी? तो वे ऐसे राशियां, यहां पर राशि हम बात कर रहे हैं, राशि को आपको क्या समझना है? गुण। तो ऐसी राशियां या ऐसे गुण जिनको हम माप सके, तौल सके, बता सके, प्रूफ कर सके। साइंस में हम एक भी चीज को बिना प्रूफ किए हुए नहीं मानते। तो भौतिकी में जो चीजें प्रूफ हो सके उनको हम भौतिक राशि कहेंगे। जैसे अगर आपने कहा हमारी लंबाई 5 फीट है, तो 5 फीट का एक मापक बना हुआ है, यानी एक मानक है जो 5 फीट नाप करके हमें दिखा सकता है कि हम अगले किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि ये 5 फीट है। यदि ये 10 किलोग्राम चीनी है तो हम 10 किलोग्राम उसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके मानक बने हुए हैं और वो 10 किलोग्राम कहीं भी आप किसी को भी दर्शाएंगे तो वो 10 किलोग्राम ही बताया जाएगा। देखिए भौतिक राशि में हम कहें कि भौतिक राशि है कि नहीं, ये दो बातें जान लें। हमारा कहने का मतलब है कि वो गुण जो अंकिक मान दे, या भौतिक राशि हम किसे समझेंगे? जिस चीज को हम मेजर कर सकें, जिस चीज को हम माप सकें, तौल सकें, बता सकें, साइंस की भाषा में प्रूफ करके दिखा सकें। देखिए जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। रमेश बहुत अच्छा है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, रमेश बहुत अच्छा है। यहां पे लिख दिया हमने राम गोरा है। तीसरा हमने लिख दिया श्याम काला है। फिर चौथा लिख दिया कृष्ण की लंबाई 5 फीट है। एक और हमने लिख दिया रमेश का वजन 70 किलोग्राम है। ये देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनसे हमें क्या समझना है कि भौतिक राशि क्या है, क्या नहीं है। तो हमें आज से ये क्लियर कर लेना है कि कौन सी चीज ये भौतिक है, कौन सी भौतिक नहीं है। तो हमने आपको बताया कि भौतिक राशियां वे होंगी जिन्हें हम माप तौल सके, दर्शा सके, प्रूफ करके बता सके, साइंस की भाषा में उसको हम दिखा सके। देखिए रमेश बहुत अच्छा है, तो हमने बताया जो राशि है वो तो गुण बताएगा। तो यहाँ रमेश बहुत अच्छा है, यहाँ पर गुण जो बताया जा रहा है अच्छा होने का, यहाँ पर गोरा होने का, काला होने का, और यहाँ ये इसकी लंबाई बता रहा है, यहाँ इसका वजन बता रहा है। तो ये सारे क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के गुण बता रहे हैं। रमेश बहुत अच्छा है, तो हम बात कर रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा है, तो क्या आप ये मेजर करके बता सकते हैं कि वो कितना अच्छा है ना? अगर हम ये कहें कि रमेश बहुत अच्छा है तो आप हमें ये नहीं बता पाओगे कि वो कितना अच्छा है। अब दो लोगों में तुलना करनी कि ये अच्छा है और ये अच्छा है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कौन कितना अच्छा है, तो हम इसको तुलना नहीं कर सकते, या इसके अच्छे होने को कोई आंकिक मान नहीं दे सकते, या फिर कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते जिससे कोई जान जाए कि ये जितना अच्छा है अगला कोई व्यक्ति इतना ही अच्छा है। तो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। दो लोगों में हम तुलना करके नहीं बता सकते ये कितना अच्छा है और अगला व्यक्ति कितना अच्छा है। तो बात समझ में आ गई कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम साइंस की भाषा में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये भौतिक राशि नहीं होगी। जो आपको दिखा रहा है अच्छा होना, ये भौतिक राशि नहीं है। राशि का मतलब ये जो गुण है वो भौतिक राशि
या भौतिक गुण नहीं है। देखिए गोरा होना कह रहा है, राम गोरा है, तो राम गोरा है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि राम कितना गोरा है या श्याम काला है। तो श्याम कितना काला है या राम कितना गोरा है, इस चीज को हम आंकिक मान में या संख्यात्मक मान में नहीं दर्शा सकते। साइंस की भाषा में इसे हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, इसको हम मात्रक के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भौतिक राशि नहीं है। तो गोरा होना भौतिक राशि नहीं होगी, काला होना नहीं होगी, अच्छा होना, खराब होना, ये सारी चीजें भौतिक राशि नहीं होंगी। फिर कह रहा है कृष्ण की लंबाई 5 फीट है। यहां कह रहा है कि रमेश का वजन 70 किलोग्राम है। तो 5 फीट लंबाई या 5 मीटर किसी लंबी वस्तु, तो वो मीटर में लंबाई को बता रहा है और लंबाई को मापने का हमारे पास पैमाना बना हुआ है। आप 5 फीट अगर उसको माप रहे हैं तो कोई अगला व्यक्ति भी आएगा तो उसको 5 फीट ही माप के दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वो मापेगा तो 5.5 हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा। या ये कह रहा है रमेश का वजन 70 किलोग्राम है, तो रमेश अगर यहाँ पर 70 किलोग्राम हमारे सामने है तो किसी के सामने भी तौला जाएगा तो वो उसका वजन 70 किलोग्राम ही होगा। अर्थात इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जो बताया जा रहा है कि वो 70 किलोग्राम है। तो ये बातें प्रूफ की जा सकती हैं, ये बातें लिखी जा सकती हैं, इनके संख्यात्मक मान हैं, इसलिए ये भौतिक राशियां होंगी। तो ये दोनों भौतिक राशियां हैं, जबकि ये तीनों भौतिक राशियां नहीं हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए हमें मात्रक के बारे में पढ़ना है। यूनिट मात्रक से आपको हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। देखिए मात्रक में बहुत सारे मात्रक हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट मात्रक को और कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए उस कॉन्सेप्ट को देखना है। तो मात्रक को अगर आप पढ़ते हैं तो हम पहले ये देख लें, जैसे 3 चीजें आपको पता होंगी, 1D 2D और 3D। D का मतलब डायमेंशन, D का मतलब डायमेंशन, B में इसको हम अक्ष कहते हैं, जैसे अक्ष कह लें। 1D 2D 3D ये क्या दर्शाता है? 1D का मतलब 1 डायमेंशन यानी एक अक्ष में होगा। ये 2D का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज 2 अक्ष में दर्शा रहा होगा। 3D का मतलब हो गया कि वो 3 अक्ष में दर्शाया जा रहा होगा, 3 विमों में दिखाया जा रहा होगा। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, इसको हम x अक्ष, इसको y, और एक लंबवत घटक होता है उसको हम z कहते हैं। तो x जो है ये आपका क्षैतिज घटक होता है, x जो है वो क्षैतिज घटक होता है, y ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है, और जो z है वो लंबवत घटक कहलाता है। तो यहां पर आपके पास 3 घटक हैं। ठीक है, हमारे पास 1D 2D 3D। तो अगर हम 1D की बात कर रहे होंगे तो इस बात को समझे, यदि हम 1 डायमेंशन की बात करें, एक अक्ष की बात करें या एक आयाम की बात करें, तो यहां पर या तो x अक्ष की बात हुई, या तो y की हुई होगी, या फिर z अक्ष की बात हुई होगी। तो हम 3 में से एक की बात कर रहे हैं, अगर एक की तो किसी एक की बात हो सकती है। तो किसी एक का मतलब ये हो गया या तो x की या y की या फिर z की। तो हम इसको ऐसे समझे कि कोई भी चीज 3 चीजों में इस तरह दर्शाई जाती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या इसी को हम गहराई कह लें। तो ये 3 चीजें आपको दिख रही हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। तो कोई भी वस्तु ऐसे लंबी है, ये आपकी लंबाई हो गई, या फिर ये चौड़ाई हो गई। ये अगर आपको लंबवत दिखाया जा रहा है तो ये गहराई या ऊंचाई हो सकती है। तो हम यहां से क्या कहना चाह रहे हैं कि एक अक्ष में होगा तो सारी चीजें एक को दर्शाएंगी, तो या तो लंबाई को दर्शा रहा होगा, या तो चौड़ाई को दर्शा रहा होगा, या तो ऊंचाई को या फिर गहराई को। अब ऊंचाई गहराई में क्या अंतर हो गया? यदि हम कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है और नीचे से ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, तो उसकी ऊंचाई कहेंगे। और जैसे हम कुएं को देख रहे हो तो कुआं गहरा होता है, क्यों? क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे, जब नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे हम उस शब्द को गहराई के रूप में प्रयोग करेंगे।
नीचे जो उसकी टोटल लंबाई दिख रही होगी कुएं की, गहराई को के रूप में उसको हम कहेंगे। और यदि कोई घर बना हुआ है, कोई मकान बना हुआ है, कोई खंभा है, तो उसको हम अपने तल से देखें तो वो ऊंचाई पर दिखाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऊंचा है, ऊपर। और अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो वो गहरा होगा, दोनों एक ही बात है। उसी को यदि हम ये कहें कि कुएं से नीचे, कुएं में हम नीचे खड़े होकर के कहें तो कुएं से ऊपर की ऊंचाई कही जाएगी, और हम ऊपर से कुएं को देखें तो हम कहेंगे कुएं की गहराई। तो बात देखिए, ऊंचाई और गहराई देखने के नजरिए पे डिपेंड करेगा कि हम उसको ऊंचाई में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि गहराई में। देखिए, तो लंबाई की बात हो, चौड़ाई की बात हो, ऊंचाई की, गहराई की, ये एक अक्ष में है। इसका मतलब ये सारी चीजें 1D में दिखाएंगी, ये सारी चीजें 1D में यानी 1 डायमेंशन में होगी। वो 1D क्या हो सकता है एक्स में हो सकता है वाई में हो सकता है जेड में हो, लेकिन किसी एक में दर्शाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए अगली बात हम क्या कर रहे हैं, अगर इनकी लंबाई होगी तो एक अक्ष में यानी 1D में होने का मतलब जो भी इसका मात्रक लिखा जाएगा, जो भी इसका मात्रक या आप बीमा पढ़ेंगे, मात्रक या बीमा लिखी जाएगी, तो उस मात्रक या बीमा की जो घात या पावर होगी, उसका जो घातांक होगा या उसका जो पावर होगा, वो पावर हमेशा एक में रहेगा, एक घात की पावर रहेगी, उसमें एक घात रहेगा केवल, जो उसका मात्रक या बीमा होगा। 1D में बात करेंगे, एग्जाम्पल जैसे समझें, अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक कोई कहे तो आप कहते हैं लंबाई को हम मीटर से दर्शाते हैं, है ना, लंबाई को हम मीटर से दर्शाते हैं। तो लंबाई का जो मीटर ये दिख रहा है मात्रक, ये कितने घात में है, एक घात में है, इसकी पावर कितनी है, एक है। यदि आप इसको बीमा में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो हम बीमा को यहाँ पे देखें, किलोग्राम जो द्रव्यमान होता है उसको हम एम से, ये बीमा के लिए लिख रहा हूं मैं, और जो दूरी होगी या लंबाई होगी, जो लंबाई होगी उसको हम एल से, और जो समय होगा उसको हम टी से इंप्लीमेंट करेंगे। कैपिटल में एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी से इंप्लीमेंट करते हैं बीमा के लिए। जो आपका मात्रक है उसी मात्रक से आपका बीमा भी निकल के आता है। तो हम बात कर रहे थे लंबाई की, तो लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है। तो मीटर ये कितने घात में लिखा है, एक घात में लिखा है। तो ऐसी सारी चीजें जो 1D में होंगी, ऐसी सारी चीजें जो 1D में होंगी, केवल लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, गहराई को दर्शा रही हो, तो वो सारी चीजों का मात्रक जो होगा 1D में होगा, तो उसकी हमेशा एक घात होगी। जैसे हम सारे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज करिए, आपसे कभी भी कहें कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो आप बताएंगे मीटर। यदि आपसे कोई कहे कि ये इतनी चौड़ाई है, तो चौड़ाई को भी हम किस में लिखेंगे, मीटर में। यदि वो गहराई कहे तो भी उसको हम मीटर में लिखेंगे। यदि वो ऊंचाई कहे तो इसका एसआई मात्रक में हम मीटर लिखते हैं। आप इसको सेंटीमीटर, किलोमीटर, कई सारे दूरियों में दर्शा सकते हैं, ये सब दूरी के मात्रक हैं। और इसको आप मीटर में दर्शाएंगे तो वो एसआई होगा, जो हमारा मानक है। अब यहाँ पर और सारी बातों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें हमारी 1D हो सकती है। जैसे अगर हम कहें किसी भुजा, एक जो है वर्ग या आयत है उसकी भुजा होगी, तो उस भुजा को हम मीटर में दर्शाएंगे। भुजा एक होगी, या तो आपने कहा कि ये एक आयत है, तो हम किसी एक भुजा की बात करें, तो उसकी जितनी लंबाई होगी वो भुजा मीटर में दर्शाएगा तो 1D होगा, या उसकी जितनी चौड़ाई होगी वो भी 1D में होगा। अगर वो आपसे त्रिज्या कहता है, त्रिज्या, तो इसमें ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी, लंबाई होगी। इसको किस में दर्शाएंगे, मीटर में दर्शाएंगे। ये सारे एसआई मात्रक में, मीटर में, यानी ये लंबाई को दर्शा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब हमारा सारे जितना भी हम बता रहे हैं सब कुछ ये 1D में है। जैसे त्रिज्या हो गई, परिधि, आपको पता है कि परिधि हम क्या कहते हैं, इस वृत्त की जो पूरा बाहर का एरिया है, जो एरिया नहीं, बाहर की जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये अगर इस रस्सी से ऐसे बनाया गया होता तो इस रस्सी की पूरी लंबाई को हम परिधि कहते हैं, जिसको आमतौर पे हम इन परिमाप कहते हैं, और बाकी फिगरों में हम परिमाप के नाम से जानते हैं, वही इसमें परिधि है।
तो अगर हम इस परिधि की बात करें, इसको हम 2 पाई आर लिखते हैं, ये भी क्या दर्शाएगा, लंबाई को, ये भी क्या दर्शाएगा, लंबाई को, अर्थात इसका मात्रक भी आप एसआई में क्या कहेंगे, मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है वो परिधि के रूप में है और परिधि हमारी 1D में होगी, परिधि हमारी 1D में होगी। परिधि कैसी होगी, 1D में। आगे आओ, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे विस्थापन हुआ, तो विस्थापन भी क्या दिखाता है, दूरी या लंबाई को ही, तो ये भी 1D में होगा और इसको भी किस में हम मेजर करेंगे, मीटर में। तो इतनी चीजें हमने देख लिया, ये 1D में है, इसका मतलब कि जब भी एक में बात होगी, 1D में बात होगी, तो उन सबके मात्रक के बारे में आपको सोचना नहीं कि परिधि का मात्रक क्या होगा। तो परिधि का जो मात्रक होगा वो 1D, परिधि पहली बात तो 1D है, और 1D के जितने भी मात्रक होंगे वो जो भी बनेगा वो या तो मीटर में होगा, अगर आप किसी और रूप में लिखते हैं तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी लिखेंगे उसकी जो घात होगी, उसकी जो पावर होगी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। तो हम इस पावर से भी जान सकते हैं कि उसका मात्रक किस रूप में होगा। लंबाई को हमने बताया यहाँ पर L से लिखा जाता है, तो अगर लंबाई को हम बीमा के रूप में लिखना चाहें तो हमारी तीनों चीजें एक साथ बड़े कोष्टक में लिखी जाती हैं, MLT के फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। M जो है हमारा द्रव्यमान दिखाता है, और लंबाई में अगर द्रव्यमान नहीं है तो इसकी हम घात 0 कर देते हैं, और यहाँ पर लंबाई में L 1L, लंबाई में 1 है तो लंबाई की पावर 1 कर देंगे, और समय इसमें नहीं है तो समय की पावर 0 करेंगे। यानी जो चीज उसमें यूज हो रहा है, दिख रहा है, उसकी जितनी पावर होगी उतना करेंगे, और इन तीनों में से जिसका उपयोग नहीं किया गया, जो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी घात को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, जैसे समय की अगर आपको बीमा लिखनी है, जैसे समय की बीमा लिखनी है, तो समय की बीमा लिखने के लिए आप इन तीनों नामों को तो लिखेंगे, M, L और T। तो समय है इसलिए समय की पावर 1 करेंगे, और इसमें लंबाई और द्रव्यमान नहीं है तो उसकी पावर क्या कर देंगे, 0 करेंगे। देखिए अब हम 1D पे चल चुके हैं, 2D पे चलते हैं। बहुत ही प्यार से समझे आप लोग, और इसको देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन से मात्रक किस टाइप के होते हैं। फिर आप 1D, 2D, 3D से भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका क्या मात्रक होना चाहिए। देखिए 2D पे बात करें, 2 डायमेंशन 2D, 2 अक्षीय में, तो हमने कहा कि अक्ष जो हमारे थे X, Y और Z, तो अब इसमें 2 की बात आएगी। अब वो 2 कौन से हो सकते हैं, वो XY के साथ में आ सकता है, XY के साथ में आ सकता है, या YZ हो सकता है, या ZX। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उसमें XY की बात हो सकती है, लंबाई चौड़ाई की बात हो सकती है, जैसे हम कहें कि लंबाई और चौड़ाई की बात हो गई, या चौड़ाई ऊंचाई की बात हो गई, या ऊंचाई और लंबाई की बात हो गई। तो वो 3 तरह से ऐसे दिख सकता है। तो 2 कॉम्बिनेशन इसमें दिखेंगे, नहीं लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। जैसे हम इस कमरे की बात करें तो कमरा लंबा है और चौड़ा है। अब आप लंबाई और चौड़ाई की बात ना करके ये कह सकते हो कि कमरा इतना लंबा और इतना ऊंचा है, या आप कह सकते हो कि इतना ऊंचा और इतना चौड़ा है। 2D में देखें, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं 2D में, तो सबसे पहली बात आती है क्षेत्रफल की। तो 2D में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जिन भी आकृतियों का क्षेत्रफल आप निकालते होंगे, अगर उसके आप मात्रक देखेंगे या उसकी बीमा देखेंगे तो वहां पर पावर 2 मिलेगा। उसके मात्रक या उसके बीमा की जो घातें होंगी वो कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी, चाहे जिस आकृति का आप क्षेत्रफल निकाल लें। जैसे देखिए यदि हम बात करें वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है इसको हम लिखते हैं भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा अगर a रही होगी तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो भुजा a का मतलब लंबाई हो गई। अगर इसका मात्रक लिखा जाए तो भुजा है, इसका मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर, और इसके ऊपर लगा है तो मीटर, तो ये बन जाएगा मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। या फिर अगर आप बीमा में देख रहे होते तो MLT, और जो चीज यहाँ ली जाएगी हमको देखना है कि यहाँ पर दूरी लंबाई है, और लंबाई कितने घात में है, 2 घात में। जब आप इसका मात्रक मीटर लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 2 अक्ष की बात हो रही है, यानी ये 2D में बात हो रही है। तो अब यहाँ पर मीटर यानी दूरी को दर्शाया गया है 2 घात में, तो दूरी आपकी 2 घात हो जाएगी। समय की बात नहीं हो रही है और द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, तो इसका बीमा बन गया।
यदि हम कहें आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई को मेजर करेंगे मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो वो आपको दो घात मिलेगी ही। तीसरा देखिए, जैसे हम कहें त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने कह दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हाफ तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, सबके लिए हाफ कांस्टेंट है। तो यहां से आधार को अगर हम बेस को b मान लें और ऊंचाई को h मान लें, तो b इंटू एच मिल गया। तो आधार होगा जो, जैसे ये त्रिभुज है आपका, तो आधार होगा तो वो लंबाई में तो होगा, जो आधार है वो लंबाई में होगा, यानी 1d में होगा। तो इसको भी हम मीटर में मापेंगे, ऊंचाई जो होगी वो किस में मापेंगे, मीटर में। तो यहां से आपको मिल क्या रहा होगा, मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो इसका भी मात्रक कैसा मिलेगा, मीटर स्क्वायर। और देखिए एग्जांपल, जैसे वृत्त देख लेते हैं। वृत्त जो है ये सर्किल है, ये आपकी त्रिज्या है, और ये पूरी इसकी परिधि कहलाती है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, आर पे। जो इसका क्षेत्रफल है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। जैसे इससे पहले हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये जो क्षेत्रफल है आयत का, वो लंबाई और चौड़ाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ना तो केवल लंबाई ना तो केवल चौड़ाई, दोनों पे। लंबाई बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, चौड़ाई बढ़ गई तो भी बदल जाएगा, या कोई इसमें से घट गया तो क्षेत्रफल बदल जाएगा। इसका मतलब दोनों बातों पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर भी और चौड़ाई पर भी। हम ऐसे देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, पाई है, आर है, लेकिन पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। जो कांस्टेंट है वो आपके मात्रक में नहीं आएगी, यानी उसको बीमा में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आर जो है स्क्वायर में ऑलरेडी दिख रहा है, दो घात में है। क्यों दो घात में है, तो हम समझ जाएंगे ये क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। यदि ये फार्मूला ऐसा लिखा होता और दो घात में होता, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसको दर्शा रहा होगा, क्षेत्रफल को। क्यों, क्योंकि इसमें दो घात में, क्योंकि जो मात्रक लिखा है वो दो घात में है। तो ये r और r दो बार है, तो लंबाई की ही बात कर रहा है दोनों बार। ये दो बार तो बात किया है, लेकिन दोनों बार उसी त्रिज्या की बात कर रहा है ना, तो अलग अलग इसमें नहीं है लंबाई चौड़ाई, वो त्रिज्या है और दोनों बार वही त्रिज्या है, इसलिए दो घात में हो गई। तीसरा अगर हम बात करें 3D में, हम बात कर रहे हैं 3D में, तो तीन डायमेंशन होगी। तीन डायमेंशन का इसका मतलब x, y और z, ये तीनों अक्ष इंक्लूड हो जाएंगे। 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, तीनों अक्ष आ जाएंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा फिगर जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, या फिर ऊंचाई की जगह पर गहराई भी हो। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल में देखें। हमें पता है आयतन, ये कहाँ यूज होगा, आयतन। जैसे पहले हमने लंबाई में लिया, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो जाए, दूसरा क्षेत्रफल में, तीसरा 3D किस में आएगा, आयतन में। तो किसी भी आयतन की बात करें, किसी आकृति की आयतन का, जैसे हमने ले लिया घन का आयतन, तो आपको पता है भुजा का क्यूब, आपको क्या पता है इसका, भुजा का क्यूब। तो अगर भुजा ए रही होगी तो एक क्यूब होगा। तो भुजा जो है वो हम मीटर में माप रहे हैं, हमने बताया भुजा किसमें, मीटर में, क्योंकि भुजा लंबाई में है। तो भुजा मीटर में है और इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। यदि इसको आप बीमा में लिख रहे होंगे तो बड़े कोष्टक में लिखेंगे MLT। और देखिए मीटर जो है वो दूरी है, दूरी कितनी बार है, 3 बार। समय नहीं है और द्रव्यमान नहीं है, तो उसको हम क्या कर दिए, 0। तो ये दिखा रहा है आयतन 3 घात में है। आयतन 3 घात में होने का मतलब ये 3D को दर्शाएगा। अब घन का आयतन हो गया, मान लीजिए ये घनाभ का आयतन दिया होता, तो घनाभ के आयतन में भी आपको मिलेगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये मीटर मीटर मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीटर क्यूब। या फिर वो बेलन हो, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने पहले भी बताया कि जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, पाई जो है वो कांस्टेंट है,
ऐसा नहीं कि इसकी घात भी हम मान ले 1 है। अब जो बच गया r 2 बार है और h 1 बार, यानी कि r की 2 घात, h की 1 घात, कितनी घात हो गई? 3 घात। तो यहां से घात कितनी मिलेगी? 3 घात होने का मतलब ये किसको दर्शा रहा है? आयतन को। तो आप देख लें ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये h मीटर में, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब, ये बन जाएगा मीटर क्यूब। शंकु मान लीजिए होता, तो शंकु का जो आयतन होता है आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इतनी वैल्यू जो है 1/3 पाई इतना तो कांस्टेंट वैल्यू है। फिर बात डिपेंड करेगी किस पे? आर स्क्वायर और एच पे। कांस्टेंट का मतलब इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बदलेगी नहीं। तो शंकु का जो आयतन है वो बदलेगा कब? जब उसकी त्रिज्या चेंज हो जाए या फिर उसकी ऊंचाई चेंज हो जाए। ये वैल्यू कांस्टेंट का मतलब ये बदलेगी नहीं, तो ये इसके आयतन को प्रभावित नहीं करेगा। अगर ये दोनों चीजें फिक्स कर दी जाए और ये बदलेगा ही नहीं, तो आयतन तो कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा कब? जब या तो r चेंज हो या तो h चेंज हो। क्लियर है? तो यहां से 2 घात और 1 घात, कितनी घात हो जाएगी इसकी भी? 3 घात। तो ये भी क्या दर्शा रहा होगा? आयतन को। ठीक है, अब हम सीरियल से कुछ मात्रकों को देखते हैं। जैसे सबसे पहला आपने क्या पढ़ लिया? लंबाई। सबसे पहला आपने क्या पढ़ लिया? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर। फिर लंबाई इसके बाद हम समय देख लें। तो समय को हम किस में मापेंगे? सेकेंड में। सेकेंड जो हमारा एसआई मात्रक है, एसआई मानक है, वो मीटर और सेकेंड है। अब लंबाई और भी चीजों में मापी जा सकती है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में और भी, लेकिन हम जनरली ऐसे किस में लिखेंगे? मीटर में। और समय को किस में दर्शाएंगे? सेकेंड में। वो मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, लेकिन जो एसआई मानक है वो सेकेंड है। लंबाई हो गया, समय हो गया। अब देखें इन दोनों को लेकर के, जैसे आपके पास लंबाई है और ये समय है। यदि हम बात करें किसकी? चाल की। किसकी बात करें? चाल की। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। बात को समझें कि चाल जो है वो परिभाषित कर रही है दूरी और समय के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को। जो चाल है वो क्या दिखा रहा है? दूरी और समय के अनुपात को। तो दूरी और समय के अनुपात को ही हम चाल कहते हैं। एक परिभाषा बन गई। दूसरा आप ये कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी। ये जो समय है वो कैसा होगा? एकांक होगा। एकांक का मतलब आपको बता देते हैं। एकांक का मतलब वो एक हो। जैसे हम कहें 10 सेकंड में, अगर वो 10 सेकंड में 20 किलोमीटर जाता है, 10 सेकंड में 20 किलोमीटर जाता है, तो ये एकांक समय नहीं हुआ। वो 1 सेकंड में कितना जाएगा? तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? वो 2 किलोमीटर। तो 1 सेकंड में जितना जा रहा होगा वो होगा एकांक समय। यदि हम 1 घंटे की बात करेंगे तो भी एकांक कहलाएगा, 1 मिनट की बात करेंगे तो भी एकांक कहलाएगा। हम 10 दिन की बात करें कि कोई आदमी 10 दिन में 20 काम कर सकता है, तो वो 1 दिन में कितना काम कर सकता है? वो होगा उसका एकांक काम, है ना? एकांक समय में किया गया कार्य। इसको हमने आपको कार्य और समय के वीडियो में बताया है अच्छे से। देखिए एकांक का मतलब आपको समझ में आ गया कि वो 1 होना चाहिए, 10, 20, 5 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चाल की परिभाषा आपको हम बता रहे हैं। या तो एक कहेंगे आप दूरी और समय का रेशियो है, या फिर कहेंगे एकांक समय में चली गई दूरी, क्या कहलाएगी? चाल। अब इसके मात्रक पे आते हैं। तो इसका मात्रक दूरी, और दूरी को हम कैसे मापेंगे? मीटर में। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय को हम किस में लिखेंगे? सेकेंड में। तो इसका मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकेंड। क्या बन गया? मीटर प्रति सेकेंड। यदि हम बीमा की बात कर रहे होते तो यहाँ पर MLT। अब यहाँ पर देखें मीटर, ये मीटर है मतलब ये दूरी है। तो दूरी है वो कितनी बार? 1 बार, तो 1 घात हो गई। जो सेकंड है वो नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर सब कुछ ऊपर लिखा गया, तो सेकंड टाइम वाला इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर द्रव्यमान की बात नहीं हो रही तो 0। तो हम कहेंगे चाल का जो बीमी सूत्र होगा M0L1T इनवर्स होगा। ठीक है, इस तरह से आप आगे जो भी आएंगे फार्मूले उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। चाल में दूरी और समय की बात आ गई। फिर हमने लंबाई, समय, चाल। अब हम एक बात और कर लेते हैं दूरी की। दूरी की बात कर लें और हम बात कर लें किसकी? विस्थापन की। हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन की। तो दूरी क्या होती है ये समझें।
दूरी को परिभाषित करें तो दो बिंदुओं के बीच क्या कहेंगे? दूरी। दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को हम दूरी कहेंगे। देखिए आपके पास एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और आप ऐसे घूम के जा रहे हैं, या फिर यहां से आप ऐसे गए और फिर घूमते टहलते आप यहां आ गए, है ना। तो ये A से B यानी कि A से आपने चला कहां तक? B तक, और वो किस रास्ते से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता। दूरी जो है इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसे जा रहे हैं या किस दिशा में जा रहे हैं। तो आप कहीं भी घूम के यहाँ पे खूब चक्कर लगा करके और फिर पहुंच सकते हैं। तो A से B तक जितना टोटल रास्ता तय किया गया, जितना कुल लंबाई इसकी तय की गई, वही क्या कहलाएगी? दूरी। तो A से B तक पहुंचने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कितने रास्ते हैं? तो आप क्या बताएंगे? अनंत रास्ते हैं। भाई आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, कहीं से भी ऐसे घूम फिर के कहीं से भी जा सकते हो, आप कहीं और चले जाओ और फिर वापस आओ। तो A बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के आपके पास कितने रास्ते हैं? अनंत रास्ते हैं, है कि नहीं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूरी में दो बिंदुओं पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने के लिए अगर अनंत रास्ते हैं तो वो अनंत रास्ते तब होंगे जब वो दूरी होगी, यानी हम दूरी के रूप में उसको कवर कर रहे होंगे। आगे आप पढ़ेंगे विस्थापन। तो विस्थापन में देखें, ये आपके पास दो बिंदु हैं, ये आपके पास दो बिंदु हैं A से B तक। तो दूरी में हमने बताया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में कुल रास्ता जो ट्रेवल किया गया, कुल रास्ता जो तय किया गया, उसी की पूरी लंबाई, उसी की संपूर्ण लंबाई क्या होगी? दूरी होगी। लेकिन विस्थापन के केस में क्या होगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे छोटा मार्ग होगा, जो सबसे छोटी लंबाई होगी, वही विस्थापन कहलाएगा। यदि आप इधर से ऐसे घूम के जाते या ऐसे जाते या ऐसे जाते तो ये सबसे छोटा नहीं होगा, सबसे छोटा ये होगा। मान लीजिए ये 5 मीटर दिख रहा है तो ये 6, 7 कुछ भी आ जाएगा, ये 10, 12, 5 से छोटा रास्ता और कोई नहीं मिलेगा। और जो सबसे छोटा रास्ता होगा दो बिंदुओं के बीच का, वही क्या कहलाएगा? विस्थापन। वही क्या कहलाएगा? विस्थापन। और चूंकि ये भी लंबाई है इसलिए इसका मात्रक भी मीटर होगा। आगे देखिए, हमने लंबाई पे बात कर ली, समय पे बात कर ली, चाल पे बात कर ली, दूरी पे और विस्थापन पे। तो चाल पे हम बात कर चुके हैं और अभी चाल को याद रखेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी और विस्थापन, इन सब पे हमें डिस्कस करना है अच्छे से। तो इसको हम आपको अलग से एक दूसरे वीडियो में दूरी और विस्थापन पे ही सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं तो वो हम न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आपको कराएंगे। अभी हम देखें चाल के बाद आपका वेग आएगा। तो वेग जनरली हम कहते हैं उसका वेग, तो वेग और चाल में थोड़ा सा अंतर है। जब चाल की बात होगी तो वहां दूरी और समय का रेशियो होगा, और जब वेग की बात होगी तो यहाँ पर विस्थापन और समय का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? विस्थापन और समय का। चाल में किसकी बात हो रही है? दूरी और समय के रेशियो का। वेग में किसका? विस्थापन और समय का। तो विस्थापन आपको हमने बता दिया कि दो बिंदुओं की मिनिमम दूरी, और विस्थापन मिनिमम दूरी होने का मतलब ये भी समझ ले, यदि हमें A से B तक जाना है तो ये एक निश्चित दिशा है, हमें यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा पता है, इसी दिशा में जाएंगे तो ही हमारा ये रास्ता सबसे छोटा होगा, अदरवाइज ये रास्ता बड़ा हो जाएगा। तो एक ही रास्ता होगा, इसका मतलब ये कि विस्थापन के लिए हमें दिशा भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इधर चले जाएं या कहीं और से जाएंगे तो वो विस्थापन फिर नहीं रह जाएगा। एक निश्चित दिशा में जाएंगे तभी वो विस्थापन कहलाएगा। देखिए क्या कह रहे थे हम बात कर रहे हैं वेग की। तो यहां से वेग, विस्थापन, अगर इसका मात्रक लिखा जाए तो विस्थापन भी वही दूरी है, विस्थापन भी क्या है? दूरी है। इसको किस में निरूपित करेंगे? m से। और समय सेकेंड, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड। यानी चाल और वेग के दोनों के मात्रक क्या होंगे? समान होंगे। दोनों की क्या होंगे? समान, मीटर पर सेकेंड। फिर अगर इसको हम परिभाषित कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे एकांक समय में हुआ विस्थापन। यहां पे हमने बताया एकांक समय में चली दूरी,
और एकांक समय में हुआ विस्थापन, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एकांक समय में यानी कि 1 सेकेंड में, अगर हम कहें 1 सेकेंड में 10 मीटर विस्थापन होता है तो ये एकांक समय में हुआ विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इसको निरूपित करना होगा, तो आप लिख देंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसका वेग होगा। क्लियर? आगे वेग के बाद त्वरण आता है। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं हम, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। तो यहां पर जो परिवर्तन होगी दर, दर का मतलब समय, तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस समय कितना हुआ। नहीं, आपने गाड़ी चलानी शुरू की तो पहले आप 10 से 20 से 0 से स्टार्टिंग करके थोड़ी स्पीड बढ़ाए, फिर बढ़ाए, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ। फिर अगर आपको रुकना है तो आप धीरे धीरे स्लो करते हैं, तो समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है वेग में। तो वही वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है? त्वरण है। तो वेग को अगर हम लिखें तो वेग अभी आपने पढ़ा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और दर को भी सेकेंड से लिखेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा होगा, ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आप इसको बीमा के रूप में लिख रहे होंगे तो यहां से लिखेंगे ML/T, और m तो आपकी दूरी दर्शा रहा है, दूरी यहाँ पे 1 घात में है, समय 2 घात में इनवर्स में, और इसमें द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, तो m0 L1T-2। त्वरण के बाद आ जाए आप संवेग। संवेग में हम देखते हैं, संवेग को P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम। P बराबर होता है m इंटू वी। P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। तो P संवेग, संवेग का अगर मात्रक निकाल रहे होंगे तो m द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यहाँ पर वेग लिखा है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसका मात्रक हो गया? संवेग का। ठीक है, बाकी और चीजों को हम देखिए, संवेग क्या कह रहा है? ये तो आपका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो संवेग P = m इंटू वी, तो ये बता रहा है द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा? संवेग। तो इससे अगर हम निष्कर्ष निकालें तो P जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? m के, और P प्रोपोर्शनल है किसके? v के। और जब दो चीजों को हम इस तरह से कंपैरिजन कर रहे होंगे तो तीसरी चीज को कांस्टेंट रखेंगे। P और m में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो v यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट, और यहाँ पर P v में हो रहा है तो m क्या होगा? कांस्टेंट। m क्या होगा? कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट रखते हुए इनकी बात करेंगे। देखिए, P = mv क्या दर्शा रहा है कि m और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होगा। तो ये कह रहा है कि संवेग प्रोपोर्शनल होता है m के, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है द्रव्यमान के, और समानुपाती होता है वेग के, किसी भी वस्तु के। एग्जांपल से समझिए इसको। मान लीजिए कि ये 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है और ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। तो ये आपका v हमने ले लिया और ये हमने ले लिया मास इसका m। तो ये कह रहा है कि मास अगर बढ़ जाएगा तो संवेग भी बढ़ जाएगा। तो मास अगर हम 10 को 20 कर देते हैं, मास को अगर हम 20 कर दे तो इसको हमने बढ़ा दिया, इसको कांस्टेंट रखें 20 मीटर पर सेकंड ही। तो इसको अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ से पहले जो संवेग आ रहा था P, वो पहले हमने 10 kg लिया था और ये 20 मीटर पर सेकंड लिया था, तो यहाँ से 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा था। जबकि P जब हमने बदल दिया तो ये 20 हो गया और ये भी 20 था, तो यहाँ से आ जाएगा 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो m को बढ़ा दिया तो संवेग बढ़ गया, m को बढ़ाने से क्या हुआ? संवेग बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान बढ़ने पर संवेग बढ़ जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वेग बढ़ने पर संवेग बढ़ जाएगा। संवेग भी एक तरह का क्या है? फोर्स है। संवेग भी एक तरह का क्या है? फोर्स है। क्योंकि ये किसका मात्रक होता है? किलोग्राम। यहां हमने लिख दिया क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? बल का। यहां लिख दे रहे हैं किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। 1 न्यूटन के बराबर अगर से पूछ लिया जाए क्या होता है, तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, यही मात्रक किसका होता है, बल का, और यही किसका है, संवेग का। तो संवेग भी एक तरह का फोर्स है। कोई वस्तु, जैसे हम ये कहें कि एक 100 ग्राम की वस्तु से आपको हम मारे, किसी स्पीड से मारे, तो आप पर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स डिपेंड करेगा दो बातों पर, किस पे, एक तो वस्तु के वेग पर और दूसरा वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु छोटी है तो यहां से देखें, अगर हम कहें कि वस्तु बड़ी हो या वजन हो तो संवेग उसका ज्यादा होगा। वेग को कांस्टेंट रख रहे हो, वेग आपका निश्चित है 20 से ही हम आपके एक स्पीड निर्धारित कर दिए, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से हम मार रहे हैं। और एक बार हमने 100 ग्राम की वस्तु से मारा, एक बार हमने 200 ग्राम की वस्तु से मारा। तो 200 ग्राम की वस्तु जब मारेंगे तो संवेग उसका ज्यादा होगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ गया। अब यहां पर हम मास कांस्टेंट कर दें कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु है, हम आपके ऊपर 10 किलोग्राम की वस्तु गिराएं। अब हम वस्तु गिरा रहे थे पहले 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, और फिर बाद में हम 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराएं, या हम मारे आपको 20 की स्पीड से और फिर मारे